अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टडी विद ईआरडी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, अगर कोई स्टूडेंट मेरी चैनल पे न्यू है वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से आपके लिए मैं सारे लेक्चर्स वगैरह लेकर आती हूँ, तो इसका कम से कम आपके 1 से 2 सेकंड में अगर आप मुझे सब्सक्राइब और बेल के आइकॉन को क्लिक कर देते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे डिस्कस करें, ताकि मैं आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल हूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। और आपका रिज़ल्ट, आपका फ्यूचर हमारा फ्यूचर है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। ये सिर्फ सोलली विदाउट एनी बेनिफिट आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी, उस बेस पे ये लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बेसिकली जो है चलते हैं हमने टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं लेक्चर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो ये फाइल जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिस स्टूडेंट को चाहिए हो वो वहाँ से डाउनलोड कर ले। और यहाँ पे मैं आपको आंसर्स भी दिखाऊंगी, लेकिन आपको वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको मैं सेकंड थिंग आपको पहले भी बता दूं, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि खुद से सॉल्व करें। मेरा लेक्चर नंबर 4 लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई करूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में जो बेसिकली हमने डिस्कस किया, बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस किया है। इसमें ओवरऑल मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में बताया हुआ है कि इन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है एक बैलेंस शीट क्रिएट करें और उसके अकॉर्डिंग हमें एक ऑनर्स इक्विटी भी बताई। ऑनर्स इक्विटी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज़ का जो डिफरेंस होता है वो ऑनर्स इक्विटी होता है। तो ये आपने देख लेनी है कि देखें एसेट्स जो है इक्वल है लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। यहाँ पे हमें ऑनर्स इक्विटी नहीं दी गई, तो हमने उसको देखिए यहाँ पे वैसे ही रख लिया है। और मैंने आपको वैसे सोली डायरेक्टली बता दिया था कि ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। इस तरह करके आप जब इसका आंसर निकालेंगे आपका, उसके बाद इन्होंने सेकंड ऑप्शन कहा था कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करें। तो आपने मेरा लेक्चर नंबर 4 देखना है, आपको उससे सारा आइडिया हो जाएगा। और मुझे आपने कमेंट में बताना है कि आपने ये क्वेश्चंस किए हैं कि नहीं किए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ फुली इंगेज हैं कि नहीं। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने जस्ट ये पूछा है कि बताएं कौन सी आइटम्स बैलेंस शीट में जाती है और कौन सी जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये चीज़ें आपने देख के बतानी है। बहरहाल मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे दूंगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल भी आती है, एक्सपेंसेस आते हैं, इसके अलावा परचेज आएगी, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट इनकम वगैरह कुछ भी ऐसा होगा वो उसमें इनकम और एक्सपेंसेस उसमें आते हैं। जबकि कैश, इक्विपमेंट, अकाउंट पेबल, ऑनर्स इक्विटी ये रैंडमली जो है बैलेंस शीट की आइटम्स हैं। तो चलते हैं सेकंड अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा करंट टॉपिक है, हमारा करंट टॉपिक जो है वो हमने जो बेसिकली पावर पॉइंट से रेलिवेंट हमने पावर पॉइंट की हमने स्टेटमेंट पढ़नी है। तो बेसिकली हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। बेसिकली लेक्चर 5 में जो हमें कंफर्म किया गया है वो हम देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं। बेसिकली रिव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, ये जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी मार्केट, डीलर, ऑक्शंस, बैलेंस शीट वगैरह की सारी आइटम्स वगैरह और पढ़ी थी। और जबकि हमारा अब जो रिसेंटली करंट टॉपिक है वो हम देख लेते हैं जो हमने डिस्कस करना है। इनकम स्टेटमेंट को हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। इनकम स्टेटमेंट में एक्चुअली में 3 मेन पॉइंट्स हैं, वो उसमें हम देखते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी हम डिस्कस करेंगे, नॉन कैश आइटम्स आती हैं इसमें, और टाइम एंड कॉस्ट की बात करते हैं। और सेकंड हमारा ऑप्शन है टैक्सेस। अब ये बेसिकली इनकम स्टेटमेंट होती क्या, मैं अभी आपसे रिसेंटली जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे मैंने आपको उसमें एक ओवरव्यू दिया था कि इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली इसका नाम जाहिर करता है इनकम में क्या होता है, इनकम में इनकम होगी, एक्सपेंस होंगे, उसमें परचेज, कॉस्ट वगैरह से रेलिवेंट सारी ये चीज़ें आ रही होंगी। जबकि बैलेंस शीट में ऐसा नहीं होता। बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं और इक्विटी होती है, कैपिटल होता है जिसको कहते हैं। इफ वी थिंक ऑफ द बैलेंस शीट एज अ स्नैपशॉट, देन वी कैन थिंक ऑफ द इनकम स्टेटमेंट एज अ वीडियो रिकॉर्डिंग
कवरिंग बिफोर एंड आफ्टर द पिक्चर। ठीक है, ये हमें बेसिकली बैलेंस शीट जो हमें ये बताती है कि आज हमारा बिजनेस कहाँ पे खड़ा है, सिंपल ये बताएगा। और इनकम स्टेटमेंट क्या कहती है, इनकम स्टेटमेंट हमें पीरियड वाइज बताती है, जैसे कि एक साल की डिटेल बताती है कि इसमें हमने क्या कमाया है, क्या गवाया है, ये ऑल इन ऑल है। और इसका आगे फॉर्मूला ये बताया गया, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, ये देखें उन्होंने हमें एक XYZ कॉरपोरेशन की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। उसमें ऑल इन ऑल उन्होंने ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ जनरेट किए हैं, CDS रेवेन्यूज़ मीन टू से सेल बताई है, उनके एक्सपेंसिव डेप्रिसिएशन, ये सब आपने करके इसको फाइनलाइज जो है, इसमें से डेफर्ड एक्सपेंसेस सारे निकालने हैं और टैक्सेस वगैरह इसमें से निकाल के आपने इसको सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन आपके आज असाइनमेंट है, ये भी आपने करके लानी है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने देखना है इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस का। इसमें बेसिकली 3 जो है हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किए हुए हैं कि ये इनमें एक गैप होता है। बेसिकली गैप होता क्या है, गैप एक जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कहते हैं। इसमें 2 तरह के प्रिंसिपल्स आते हैं कि एक ऐसा है कि बात लोग होते हैं कि वो रेवेन्यूज़ को तब रिकग्नाइज करते हैं जब वो इंकर हो जाता है, मतलब कि एक्चुअल में वो अकर हो जाए। एक्चुअल में कोई एक्सपेंस हमने कर लिया तो तब करते हैं। और बात लोग तब करते हैं कि एक्सपेंस जो रेलिवेंट मंथ में है, जो जिस मंथ का है एक्सपेंस उसी मंथ में वो इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि हो ना हो उससे उनका कंसर्न नहीं होता। लेकिन बेसिकली जो हमारे विद इन जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है वो बेसिकली रियलाइजेशन ही यूज़ होता है, जब एक्सपेंस रिकग्नाइज होते हैं तभी उसको करते हैं। इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस क्या शो करता है, इसमें नॉन कैश आइटम्स भी होती हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन होती है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम क्यों है, क्योंकि डेप्रिसिएशन में हमें पता है कि हमने एक एसेट्स की जो वैल्यू है डिक्रीज़ करनी होती है, इसमें एक्चुअल में डिक्रीज़ नहीं होती, वो हमने एक एस्टिमेटेड अपना रखा होता है कि हमने प्रोडक्ट इतना अपने एसेट को इतना यूज़ कर लिया है। तो इसकी अब देखें, अगर सपोज मैंने एक गाड़ी खरीदी है, वो 1 साल बाद उसकी सेम प्राइस तो नहीं हो जाएगी। जब 1 साल गुजरेगा उसकी कुछ ना कुछ डेंडिंग बेंडिंग, उसके कोई ना कोई फीचर्स भी चेंज हुए होंगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आई होगी, खराबी पैदा हुई होगी। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग उसको अगर डेप्रिसिएट करना है, एक्चुअल में मेरा एक्सपेंस हुआ नहीं है, मैंने एक्चुअल में पैसे नहीं कोई लगाए हैं उस पर, लेकिन मैं उसको डेप्रिसिएट क्यों कर रही हूँ, उसकी कंडीशन देख के। तो ये नॉन कैश आइटम, इसलिए इसको कैश जहाँ पे मूव नहीं हो रहा वो नॉन कैश आइटम। इसी तरह से डेफर्ड टैक्स में क्या होता है, टैक्स हमने पे करना होता है, जिस साल का टैक्स होता है उसको हमने 2 से 3 साल में आगे मज़ीद जैसे इंस्टॉलमेंट बेस्ड डेफर्ड कर दिया होता है। वो एक्सपेंस एक्चुअल में हमने किया नहीं होता, लेकिन हमने बैलेंस शीट में शो करा रहे होते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट में शो करवा रहे होते हैं साथ। अब बेसिकली जब हम इनकम स्टेटमेंट के एनालिसिस में थर्ड ऑप्शन जो देख रहे हैं, टाइम एंड कॉस्ट। टाइम कॉस्ट की हम एक सिंपल से मैं आपको मिसाल बताऊंगी। इन द शॉर्ट रन सर्टेन इक्विपमेंट रिसोर्सेज एंड कमिटमेंट ऑफ द फर्म आर फिक्स, बट द फर्म कैन वेरी सच इनपुट एज लेबर एंड रॉ मटेरियल्स। ठीक है, वो कहती हैं कि शॉर्ट रन में अगर देखा जाए तो कुछ इक्विपमेंट्स जो रहते हैं उसके जो है प्राइजेस वगैरह फर्म्स वगैरह में कुछ ऐसे इक्विपमेंट जो फिक्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो वेरी करते हैं, जैसे कि लेबर मटीरियल, रॉ मटेरियल की प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, लेबर की डिमांड बढ़ती है, कभी सैलरी कम हो जाती है, कभी सैलरी कम कैसे होती है कि उनको निकाल दिया जाता है, काम की शॉर्टेज की वजह से ये काम कम हो जाए तो लेबर को निकाल दिया जाता है, और कभी इनकी सैलरीज इंक्रीज हो जाती हैं, कभी उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ये सब चीज़ें वेरी करती हैं, ये कभी फिक्स नहीं हुई। इन द लॉन्ग रन ऑल इनपुट ऑफ प्रोडक्शन है, हैंस कॉस्ट आर वेरिएबल, क्योंकि लॉन्ग रन में हर प्रोडक्ट जो है ऑलमोस्ट वेरी कर जाती है, क्योंकि अगर हमारे पास जो कॉस्ट है, जो हमारे पास फिक्स एसेट्स भी हैं शॉर्ट टर्म में, तो वो हमारे पास फिक्स है, उसकी ज़्यादा प्राइस नहीं चेंज होगी। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो मैंने जैसे कि आपको बताया डेप्रिसिएट कर जाते हैं, उसकी प्राइस कम हो जाती है। कभी ऐसा भी हुआ जैसे हमने लैंड खरीदी थी 10 लाख की, वो आगे 1 साल से 2 साल से ऊपर चली जाए तो हमारी प्रॉपर्टी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो ये इसी बात को डिस्कस करें। फाइनेंशियल अकाउंटेंट डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। Instead, accounting costs actually fit into classification that distinguish product cost from period cost. ठीक है, वो कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स जो होते हैं ना, वो इस चीज़ को डिस्टिंक्ट नहीं करते, वो डिफरेंस नहीं देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है और फिक्स कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। वेरिएबल कॉस्ट में अभी आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि लेबर की वेजेस होती हैं, सैलरीज होती हैं, और फिक्स कॉस्ट होती है कोई प्रोडक्ट कोई एसेट हमने बाय किया हुआ है, जैसे कि हमने कोई कार खरीदी हुई है, वो फिक्स कॉस्ट है हमारी उसकी। तो वो कहते हैं कि इसमें वो फिक्स कॉस्ट ये भी होती है कि सॉरी
एसेट कह रही हूँ। फिक्स कॉस्ट ये होती है कि हमने कोई काम किया या नहीं किया, वो हमें चीज़ पे करनी करनी है। जैसे कि बिजली के बिल वो हमें देने देने हैं, फैक्ट्री का किराया हमने देना ही देना है, तो इसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं। Instead, accounting cost actually fit into a classification that distinguish product cost from period cost। वो कहता है कि ये जबकि अकाउंटिंग जो सिस्टम है वो इसको पीरियड में अगर कोई एक्सपेंस अकर हुआ है तो उसी के मुताबिक करता है, और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उसके साथ लेकर चल रहा होता है। बेसिकली इनकम स्टेटमेंट के एनालिसिस में हमने ये चीज़ कंफर्म की थी कि टाइम एंड कॉस्ट क्या होती है। टाइम की मैं आपको सीधी सी मिसाल ये दूं कि अगर सपोज आपने आज रॉ मटेरियल जितने का परचेज किया है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 से 3 साल बाद जब परचेज करेंगे तो उसकी प्राइस वही रहेगी। उसकी प्राइस डेफिनेटली या इंक्रीज करेगी या डिक्रीज तो कभी भी नहीं करती है, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए ये उन्होंने बताया कि टाइम एंड कॉस्ट की बड़ी वैल्यू होती है। जो टाइम आज है वो टाइम अगर कल का है तो वो उस वक्त ना तो पैसे की उतनी वैल्यू रहती है उसकी, बल्कि वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। हमने जो आज पैसा लगाया, हमारी यही कोशिश होती है कि वो हमारा इंक्रीज हो जाए। तो डेफिनेटली जब हम कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ अर्न करेंगे। पीरियड कॉस्ट इंक्लूड्स सेलिंग एक जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसिव विच मे बी फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल। कहता है इसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, कमीशन देना है किसी को। कमीशन क्या होती है, फिक्स होती है, लेकिन ये वेरी करती है। कमीशन डिपेंड करती है कि कितनी सेल हुई या कितना किया, फिर उसके हिसाब से उनको कॉस्ट दी जाती है। उसके जो कमीशन पे की जाती है उसके हिसाब से। ये कभी कभी वेरिएबल्स भी होते हैं, वेरी भी करती है, चेंज भी होती रहती है, और कभी फिक्स हो जाती हैं। जैसे कि हमारे कुछ रेंट ऐसे हैं जो हमने पे करने हैं वेदर वी आर सेलिंग और नॉट। ठीक है, अब चलते हैं टैक्सेस की तरफ। टैक्सेस बेसिकली होता है वन ऑफ द लार्ज कैश आउटफ्लो दैट आ कॉर्पोरेट फर्म एक्सपीरियंस। के फर्म ने कमाया है, अच्छा भला इनकम ले ली है, प्रॉफिट कमा लिया, अब गवर्नमेंट के मुझे भी तो टैक्स दो ना, मुझे भी पैसे दो। तुम हमारे मुल्क में हो, हमारे मतलब कि तुम सिटीजन हो, हमारा भी तो राइट बनता है ना कि तुम्हें हमने सारा फैसिलिटेट क्या किया गया, कि फैसिलिटेट ये किया कि आपको हर तरह की डॉक्यूमेंटेशन, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, अब हमने भी मुल्क चलाना है। वो अपने बिजनेस मैन से ही ये सारी अमाउंट जो है रिकवर करती है और ये सारे सेटअप चला रहे होते हैं। The size of tax is determined through the tax schedule issued by the Central Board of Revenue। जी, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो मैं FBR की हमारी वेबसाइट है, वो हमारा टैक्स कलेक्ट करती है और उसको इस काम के लिए फिक्स कर दिया गया। टैक्सेस फॉर पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप आर कंप्यूटेड यूजिंग द पर्सनल इनकम टैक्स स्केड्यूल। कहते हैं कि ये जो पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप के जो है ना टैक्सेस हमने वो देखने होते हैं प्रोप्राइटरशिप के, उनके पर्सनल इनकम पे। ये इनको सेपरेटली डबल टैक्स नहीं लगता, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कंपनी को डबल टैक्स लगता है। उसके बाद मॉडल टैक्स रेट्स चलते हैं, इसमें इन्होंने रेट्स दिए हैं 0 से 50,000 15% लगेगा, 52 ऑनवर्ड 75 पे 25%, और 75 से 1 लाख पे 34%, जबकि 1 लाख से 335 पे 39%। इसी तरह सॉन्ग आप देख लीजिएगा, इसको मैं आगे आपको मजीद समझा देती हूँ कि इसको करना कैसे। अब देखते हैं एवरेज टैक्स रेट्स कौन से होते हैं, मार्जिनल टैक्स रेट्स क्या होते हैं, एवरेज टैक्स रेट्स क्या होते हैं। एवरेज टैक्स रेट्स ये होते हैं कि जो हमने टैक्स इज द टैक्स बिल डिवाइडेड बाय द टैक्सेबल इनकम और परसेंटेज ऑफ द इनकम दैट गोज टू पे टैक्स। देखें, कहते हैं एवरेज टैक्स ये होता है कि जो हमारा बिल है ना, टैक्स बिल जो हमने पे करना था उनको, वो जिस अमाउंट पे हमने पे करना है उससे हम डिवाइड करेंगे और उसको क्या है और द परसेंटेज ऑफ दैट गोज टू पे टैक्स। उसके बाद वो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो हमारी वो परसेंटेज आ जाएगी जिस पे हमने टैक्स पे करना है। अब जबकि मार्जिनल टैक्स रेट क्या होता है, ये मार्जिनल टैक्स रेट इज द एक्स्ट्रा टैक्स यू वुड पे इफ यू अर्न $1 more। मार्जिनल टैक्स रेट ये होता है कि अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कमा लिया अपनी प्रोडक्ट पे, तो उस पर जो टैक्स हमने पे करना होता है वो होता है मार्जिनल टैक्स रेट। अब इसको मजीद आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ भी। देखें, वो कहते हैं एवरेज वर्स मार्जिन टैक्स। एवरेज का क्या वो बता रहे हैं, वो कहते हैं कि ये क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन का आंसर मत देखें, उसके बाद ये आंसर देखिएगा और इसको सॉल्व पहले कर लीजिएगा। जैसे कि अब हम देखें, अब टोटल टैक्स कितना बनाया, ये इन्होंने क्या किया, हमारी इनकम जो थी 2 लाख रुपया थी, 2 लाख में पहले हम 50,000 निकालेंगे,
तो उस पर कितना टैक्स बना था 15% के हिसाब से 7500, फिर आगे 75,000 टू 50,000, 50,000 टू सॉरी 75,000 पे जो 25,000 है उस पर क्या बना 6,250। उसके बाद बाकी 25,000 पे 8,534% पे लगा है। और इसके बाद टोटल जो है उन्होंने बताया है कि जो 1 लाख से 2 लाख तक का है वो 39% है लगा हुआ। ये सारा टोटल करके 61,250 रुपये बन रहे हैं जो कि हमारा टोटल टैक्स है। जबकि इसका एवरेज टैक्स रेट क्या होगा, एवरेज टैक्स रेट हमने अभी पढ़ा है कि जितना टैक्स होगा उसको डिवाइड करना है जो हमारी इनकम होगी। ये हमारी इनकम है जी, ये 2 लाख की। तो हमने इसको क्या करना है, इसको 2 लाख की पेमेंट इनकम को हमने इसके साथ करना है डिवाइड टैक्स के साथ। तो जो रेट आएगा वो एवरेज टैक्स रेट आ जाएगा ये वाला। उसके बाद मार्जिनल टैक्स रेट क्या होता है, मार्जिनल टैक्स है वो मिनिमम सबसे लास्ट वाला टैक्स रेट आपने याद रखना है कि ये देखें लास्ट रेट क्या लगा 39%। जो लास्ट पे रेट लगा होगा ना हमारी पूरी इनकम में टैक्स कैलकुलेट करने के बाद वो रेट हमारा मार्जिनल टैक्स रेट होगा। फ्लैट टैक्स रेट क्या होता है, बेसिकली ये होता है फिक्स टैक्स रेट जो फिक्स होता है, ये मार्जिन में वेरी करता है। तो जबकि ये वेरी नहीं करता, ये फिक्स होता है। ये कुछ स्केजुअल्स होते हैं टैक्स रेट्स के, उसके ऊपर ये फ्लैट होता है। इस पे ना तो इसकी रेशियो, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता कोई कितना कमा रहा है कितना नहीं। ये एक फिक्स परसेंटेज होती है 10%, 5%, 8%। ये चेंज नहीं होती, ये सब पे ऑल इन ऑल इक्वली लगती है। अभी हमने एवरेज टैक्स रेट और मार्जिनल टैक्स रेट को कंफर्म किया है, हमने इसको सारा सर्च आउट किया है। ये आपने मुझे अब करके बताना है कि बेसिकली इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो बेसिकली जो नेक्स्ट इसमें ये वही उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया आगे। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग नो, ये उन्होंने वही पिछली ही डिस्कशन किया। अब एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस बेसिकली जो हमने एक्सपेंस किए होते हैं डेली रूटीन में, जो हमने अखराजात अपने किए होते हैं बिजनेस पर्सन ने, वो होते हैं टैक्स क्या कहता है कि हम उसको अलाउ कर देंगे, आप उसको निकाल के कर लें। अब टैक्स में से कुछ एक्सपेंसेस निकालेंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, प्रॉफिट कम होगा तो डेफिनेटली हमें टैक्स कम करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा सॉरी। अब ये देखें अर्निंग हुई है, अर्निंग हमने ली है 4 लाख रुपया, ठीक है। एक दोनों कॉरपोरेशन में ना हम कंपैरिजन करते हैं। देखें ए ने क्या किया है, ए का इंटरेस्ट रेट था, इंटरेस्ट एक्सपेंस था 1 लाख, जबकि टैक्स था उसका 1,05,000 35% पे। इसी तरह से इसमें जो इंटरेस्ट एक्सपेंस इन्होंने कोई भी नहीं लिया, ज़ीरो है। तो इसका जो टैक्स बना है 1,40,000। इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लें कितना बन रहा है। ये बेसिकली 35,000 का खाली डिफरेंस ही आ रहा है। टैक्स रेट आफ्टर टैक्स क्या है 196 आ रही है इस पर, और उस पर 260 आ रही है। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इतनी से फ़र्क से कितना फ़र्क पड़ गया हमें। एक तो हमें टैक्स भी, हमारे एक्सपेंसेस हमें अलाउ हो जाते हैं तो हमारा टैक्स जो है कम हो जाता है, क्योंकि इनकम कम हो जाती है तो उसका परसेंटेज भी कम हो जाता है। अब जो बेसिकली उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, इट कैन आल्सो बी कंप्यूटेड एज इंटरेस्ट एक्सपेंस 1 माइनस टैक्स रेट। या आप इस तरह भी इसको कंप्यूट कर सकते हैं कि आपने जो रेट इन्होंने दिया होता है ना उसमें से 1 माइनस टैक्स रेट जो दिया वो, और जो 1 लाख है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं उसमें से निकाल के जब आप सर्च आउट करेंगे तब भी आपका वही अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगी। अब जो आगे है कॉस्ट ऑफ अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। कॉस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम अर्निंग बिफोर डिटरमिन टैक्सेबल इनकम दस सेविंग 35। ये उन्होंने ऊपर वाले को ही एक्सप्लेन किया है कि हमने जैसे कि 35,000 का जो है अपना टैक्स वगैरह बचा लिया है, उसके डिडक्ट करने के बाद ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, ऊपर आपको मैंने बता दिया। अब समरी में मैं आपको ये बताऊंगी, हमने अभी टैक्स को रीड आउट किया, इनकम टैक्स इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस किया। अब आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमने जो बेसिकली अब हैंड आउट्स पे मूव करना है। आपसे ये है कि ये जो अभी तक हमने पढ़ा है इससे रेलेवेंट मैं 2-3 क्वेश्चन अगली वीडियो में लेके आऊँगी, आपने उसको सेम एज इट इज़ जैसे आज के वीडियो में हम लास्ट लेक्चर के सॉल्व करेंगे ऐसे ही उसके करेंगे। तो अब हम हैंड आउट्स की तरफ मूव करते हैं। तो हैंड आउट्स में जाके देखते हैं कि बेसिकली हमने क्या वर्किंग करनी है। बेसिकली हैंड आउट्स क्या, कहाँ है हमारे हैंड आउट्स, ये है हमारे हैंड आउट्स, ये हैंड आउट्स हैं। अब आपको शो करने हैं, मैंने हैंड आउट्स अपने शो नहीं हो रहे। अब हैंड आउट्स पे ये देखें, ये हमारे हैंड आउट, सॉरी ये गायब ही हो गए थे। अच्छा जी, अब हैंड आउट्स में हमने हमने चैप्टर नंबर 5 है हमारा, तो उस पर मूव करते हैं हम।
ओपन किया हुआ था मैंने, वैसे पता नहीं ये गायब हो गया। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 5 द इनकम स्टेटमेंट का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें ये बस गो थ्रू आपको करवा रही हूँ, अदरवाइज ताकि आपको तसल्ली दे कि हमने सारा पढ़ लिया। मैंने हाईलाइट भी किया होता है, पता नहीं ये क्या है, इसको मसला आ रहा है। ये हाईलाइट नहीं होता, आपको साथ साथ बताती रहती हूँ कौन सी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपने चीज़ें देख लेनी है। और कुछ ये फॉर्मूला आपने देखना है, फार्मूला आपके काम आ सकता है। वो हो सकता है इसको दो तरीके से पूछ सके, आपको एक चीज़ अंदर से कह दे कि ये रेवेन्यू माइनस डैश किसके इक्वल है। ये कभी ये भी कह सकता है कि इनकम किन चीज़ों के इक्वल है, और नीचे ये ऑप्शन दे देगा। ये सारी चीज़ें आपने याद कर लेनी है। ये जो इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली उन्होंने बस एक हाइट टच दिया हुआ है इसको, तो आपने इसको कर लेना है। अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम है, मैं फिर से कह रही हूँ कि आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए फुली कोऑपरेट करूँगी ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो गए। ये अकाउंटिंग का बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगी कि आपको इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। नेट इनकम इज द बॉटम लाइन। ये देखें, आपको सारा बता रहे हैं, ये इन्होंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने आपको ऑलरेडी। ये आपने पॉइंट्स देख लेने हैं, ये भी आपको शॉर्ट्स में और डिस्कस कर सकता है। अब जो है ये रियलाइजेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा है मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये भी आपने रीड आउट करना है। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने के, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, ये आपने याद रखना है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नॉन कैश आइटम भी कह देते हैं कि डेप्रिसिएशन ऊपर लिख देंगे और कहेंगे कि नॉन कैश आइटम है या क्या है, ये सब कुछ वो पॉइंट देंगे, कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम है, और थर्ड ऑप्शन भी कोई दे देंगे। और इसी तरह से डेफर्ड टैक्स का भी वो पूछ सकते हैं। तो आपने ये पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ, आपने ये ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। टाइम एंड कॉस्ट के हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, डेफिनेशन आपने उनको बस याद रखना है। कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अदरवाइज इतना खास नहीं है, बस एक क्वेश्चन वगैरह है। और इसके अलावा ये मार्जिनल टैक्स का जो है, मैं आपसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इनका डिफरेंस याद रखना है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है आपने। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लैट टैक्स रेट। ये भी वो कोई डेफिनेशन कॉन्सेप्ट ही है, बस आपसे वो मे भी इसकी कोई डेफिनेशन के तौर पे कंफर्म कर ले। बाकी ये सेम हमने उसमें टिट्टो पढ़ा हुआ है, आपने इसको बस गो थ्रू करना है। कोशिश कीजिएगा कि कॉस्ट डिडक्टेबल हो सकता है वो आपको कुछ एक्सपेंसेस दे और के ये टैक्स ने अलाउ किए हैं कि नहीं, तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी हैं जो अलाउ नहीं है, लेकिन वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी मीनवाइल हम लोग यही रखते हैं कि जितने एक्सपेंसेस हैं वो हमें अलाउ किए गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो काइंडली मुझसे डिस्कस कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसके मुताबिक वीडियो बना दूंगी। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इंशाल्लाह मैं और मज़ीद लेक्चर लेकर आऊँगी आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए। और भी किसी को किसी सब्जेक्ट में इशू है तो वो मुझसे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगी, आप उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मैं इंशाल्लाह पूरा गाइड करूँगी। आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।